वेलकम टू जाकिर क्लासेस। आज मैं आपको मोदी मेथड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। इसे सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक मेथड यूज़ करना पड़ता है। या तो हम इसे वेब मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और या फिर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम मिनिमम कॉस्ट सेल मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें वेब मेथड यूज़ करा है। ठीक है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हम इसमें वेब मेथड ही यूज़ करें। ठीक, मोदी मेथड का मैं आपको रूल बताता हूँ। इसमें देखो, अगर m प्लस n माइनस वन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल उसे कहते हैं जिसमें वैल्यू एलोकेट है, और नॉन ऑक्यूपाइड सेल उसे कहते हैं जिसमें वैल्यू एलोकेट नहीं है। ठीक है, जैसे 30 और 50 ये क्या है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, और ऑक्यूपाइड सेल ये जिसमें एलोकेशन है। अब देखो, इसमें m प्लस n माइनस वन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? डीजेनरेसी। m आप जानते हो, m क्या है, यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है, और n यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना। और सेकंड कंडीशन है m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन डीजेनरेसी। तो इस कंडीशन को हम डीजेनरेसी प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें हम दो फॉर्म यूज करते हैं, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस के वी जे। सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस के वी जे आई, ठीक है ना। और फोर नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए यूज करते हैं डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस के वी जे। अगर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करता हूं मैं। अब देखो फ्रेंड, मोदी मेथड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैंने ये वेब मेथड से और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और मिनिमम कॉस्ट सेल मेथड, ये तीनों वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले आप उसको देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इस तीनों मेथड में से हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें वेब मेथड यूज करा है। ठीक है, पहले से सॉल्व कर रखा है। द इनिशियल BFC यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वैम इज एज फॉलो। ठीक है, इसकी जो टोटल मिनिमम कॉस्ट आई है वो है इसमें 779। अब हम चेक करेंगे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। टू टेस्ट द ऑप्टिमल चेक कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, m रो को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को। और यहाँ पे रो कितनी देखो, 1 2 3, तो रो कितनी यहाँ पे 3, और कॉलम कितने यहाँ पे 4, 1 2 3 4 प्लस 4 और माइनस के 1। और ऑक्यूपाइड सेल उसे कहते हैं जिसमें एलोकेट हो वैल्यू। ठीक है, और इसमें कितनी एलोकेशन है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलोकेशन है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो एलोकेशन है वो टोटल जो 6 है। ठीक है, वही मैंने उसकी जगह पुट कर दिया इसे। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 प्लस 4 7 माइनस वन यानी 6 इज इक्वल टू 6। तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो कंडीशन कहलाती है ये नॉन डिजेनरेसी। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिजेनरेसी। ठीक है, अगर डिजेनरेसी की प्रॉब्लम होती है, इसमें हम एक पर्टिकुलर असाइनमेंट एलोकेट करते हैं, यानी एप्साइलेंस। ठीक है, एप्साइलेंस कंसीडर करते और फिर उसे सॉल्व करते। मैं आपको उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये नॉन डिजेनरेसी की प्रॉब्लम को देखते हैं अभी। ठीक है, फोर ऑक्यूपाइड सेल, नंबर फर्स्ट में जो हम लिखेंगे यहाँ पर फोर ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालेंगे, और फिर हम सेकंड नंबर में निकालेंगे नॉन ऑक्यूपाइड की सेल के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओनली वही सेल नोट करी है जो ऑक्यूपाइड सेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही सेल नोट करिए जो
ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाल लें। मैंने जो आपको ऑक्यूपाइड सेल के लिए फॉर्मूला बताया था वो था CIJ इज इक्वल टू UI प्लस के VJ, ठीक है ना। CIJ इज इक्वल टू UI प्लस के VJ, तो ये फॉर्मूला बताया था इसमें मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, UI लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे VJ लिखेंगे, UI यहाँ लिखेंगे और VJ, तो इसके सामने लिखेंगे हम V1 V2 V3 V4 और यहाँ पे लिखेंगे U1 U2 U3, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे हमने ये वैल्यू नोट कर ली है। अब इसमें हम सबसे ज़्यादा जो एलोकेट हैं, अब इसमें कितनी एलोकेशन है देखो, रो में 2 और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2। अब कॉलम में देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। जो सबसे ज़्यादा जो एलोकेट होते हैं उस वैल्यू को हम 0 असाइन कर देते हैं। तो है किसमें ये सबसे ज़्यादा असाइन, कॉलम में। तो कॉलम में कितने देखो 1 2 3 4, तो हम V4 को 0 वैल्यू दे देंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं इसे 19 को, यानी इसे हम C11 कहेंगे, इसे C12 13 C14 आप जानती हो। तो सबसे पहले हमें C11 निकालना है, तो यहाँ पे मैंने C11 लिखा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ U1 प्लस का V1, ठीक है, U1 प्लस V1। और यहाँ पे U1 और V1 की वैल्यू है ही नहीं है, तो C11 की जो वैल्यू है वो 19 दे रखी है, तो 19 इज इक्वल टू U1 प्लस के V1। तो U1 प्लस के V1 इज इक्वल टू 19। यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसलिए हम इसे दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगली को देखो, यहाँ पे C11 12 13 C14, तो C14 को हम लिखेंगे, इसे हम U1 प्लस के V4, U1 प्लस के V4। और C14 की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है और U1 की वैल्यू नहीं दे रखी, V4 की दे रखी है। तो V4 की वैल्यू जो हमने इनिशियल करा है, क्या करा है 0, तो V4 की जगह अगर हम पुट कर देंगे तो U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे U1 की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो V1 की निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ से मैंने U1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 10 प्लस के V1 इज इक्वल टू 19, तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19 में से 10 गए तो 9 बची, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब देखो यहाँ से U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई, और V1 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब देखो C14 लिखा है, अब क्या लिखेंगे हम, C21 C22 C23, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C23 और C23 को कैसे लिखूंगा मैं, U2 प्लस के V3, और C23 की जो वैल्यू दे रखी है वो 40 दे रखी है, U2 की भी नहीं दे रखी है ना V3 की, तो ऐसे हम अगली इक्वेशन दे देंगे, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर अगली वाली इक्वेशन देखते हैं C24, तो C24 को भी मैं ऐसे लिखूंगा U2 प्लस के V4, तो C24 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60, तो U2 की वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ पे देखो V4 की वैल्यू जो कंसीडर करी थी वो 0 दे रखी, तो U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, यहाँ से U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे U2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे U2 की वैल्यू पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो किसकी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी V3 की, तो 60, तो 40 इज इक्वल टू 60 प्लस के V3, तो V3 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20, वही माइनस के V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 20, ठीक है। अब अगली देखो यहाँ से, अब निकालेंगे C32 के लिए, C32 के लिए, तो ऐसे मैं लिखूँगा U3 प्लस के V2। अब यहाँ से U32 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और
सॉरी C32 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और U3 की वैल्यू है नहीं है और ना ही V2 की, तो इसलिए इसे इक्वेशन दे देंगे थर्ड। अब अगले वाले को देखो C34 को लिखूँगा मैं U3 प्लस के V4। अब देखो C34 की वैल्यू दे रखी है 20, U3 की नहीं दे रखी, अब V4 की दे रखी है, V4 की कितनी दे रखी है यहाँ से 0, तो U3 की आ जाएगी 20। जब U3 की आ जाएगी, U3 की वैल्यू पुट कर दूंगे 21 नंबर टर्म में, तो 8 इजिकल टू 20 प्लस के V2, ठीक है। तो V2 की आ जाएगी यहाँ से 12, वो भी माइनस के, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 12, ठीक है। और U3 की कितनी आ गई थी 20, तो U3 की जगह लिख दूंगा मैं 20, ठीक है। ये था हमारा ऑक्यूपाइड सेल के लिए। अब हम निकालेंगे नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए, और नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस के BJ। ये वाला अब हम निकालेंगे नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस के BJ। तो सबसे पहले ये मैंने मैट्रिक्स में वो वाली वैल्यू नोट कर रखी है जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। फर्स्ट में से इसमें से नोट कर रखे हैं ना, ठीक है, जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, यानी 30, 50, ठीक है, ये सब नोट कर रखे हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है D11, D12 निकालनी है, D12। तो यहाँ पे D12 लिखेंगे, तो जब DIJ को CIJ माइनस UI प्लस BJ लिखूंगा, तो D12 को लिखूंगा C12 माइनस U1 प्लस के V2। अब जो C12 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग में देखो, इसके करस्पॉन्डिंग में देखो, 30 के करस्पॉन्डिंग में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और एक इसके क्या आ रहा है माइनस के 12। तो 10 और माइनस के 12 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। डायरेक्टली ऐड कर दिया मैंने, कितना आया माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही आपको डायरेक्ट निकालना है ये, ठीक है। D12 आ गया। ऐसे ही इसके बाद में हमें निकालना है D13। तो D13 को भी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे, यहाँ पे 50 लिखना है आपको, फिर माइनस लगाना है, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग देखनी है। ये 10 आ रहा है और एक माइनस के 20 आ रहा है, 10 आ रहा है और एक माइनस के 20, इन दोनों को प्लस करना है, माइनस के 20 प्लस के 10, तो कितना आ जाएगा माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। D13। अब निकालेंगे D21, 70 माइनस इसकी करस्पॉन्डिंग देखो, एक 60 और एक 9, तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। अब ऐसी D22 निकालना है हमें, यहाँ से 30 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग में क्या देखो, एक तो 60 आ रहा है और एक माइनस के 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो कितना आ रहा है, D22 के एक 60 आ रहा है, एक माइनस के 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 48। अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 18। अब D22 निकालिए। अब निकालेंगे हम D31, 40 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग देखो 20 है और एक 9 है, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। 11। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से D33, तो इसके करस्पॉन्डिंग में देखो 70 माइनस क्या आ रहा है, एक 20 माइनस के 20, ठीक है, क्या है 20 माइनस के 20, तो 0 आएगा, तो सॉल्व करेंगे कितना है 70 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें नेगेटिव वैल्यू कितनी है। अब नेगेटिव जो वैल्यू है DIJ की जो वैल्यू है सिर्फ ओनली एक ही है, ठीक है ना, तो यानी D22 की पोजीशन पर है। किसकी पोजीशन पर है, D22 की पोजीशन पर है, तो ये D21 और ये D22, तो यानी इसकी पोजीशन पर है, ठीक है ना, D22 की। अब देखो इसमें अगर दो वैल्यू नेगेटिव होती तो दो नेगेटिव वैल्यू होती तो हम वो वैल्यू को चॉइस करते जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है। सपोज करो -2 और -4 होता तो हम -4 को कंसीडर करते, ठीक है, और उसे सॉल्व करते। इसमें एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो D22 को हम इस यहाँ पे हमें कंसीडर कर लिए पॉइंट, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हम लूप कैसे बनाते हैं। लूप जो बनाते हैं हम हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ना तो लाइन कभी ऐसे कर सकते ना, ठीक है ना, कभी भी लाइन हम टेढ़ी नहीं करते, इसमें हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक। लूप जो बनाते हैं हम, ये कंडीशन होती है लूप बनाने की। इसमें हम फर्स्ट मैट्रिक्स नोट करेंगे जो स्टार्टिंग वाली थी, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी, वही मैट्रिक्स हम नोट कर लेंगे। ये वाली मैट्रिक्स नोट करेंगे, ठीक है। ये मैंने नोट कर लिया। आप देखो इसमें 30 को ही तो पॉइंट मिला था यहाँ पर, ये D2 को, यानी इसकी पोजीशन पर। तो इसमें हम लूप कैसे बनाएंगे, देखो लूप के लिए से हमने इस वाले को थीटा असाइन कर दिया। क्या करेंगे हम इसे थीटा असाइन कर दिया, जो ये D2 था। अब इसके बाद में हमेशा हम परपेंडिकुलर फॉर्म में चलते हैं और उस वैल्यू को लेते हैं जो एलोकेट है, ठीक है। अब इसमें देखो थीटा से हम कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पर गए बिल्कुल, ठीक है, इसकी सीध में। फिर अगर मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर यहाँ पर, तो मतलब लौट के हमें जो आना पड़ता है इसी पोजीशन पर आना पड़ता है हमें। अगर मैं ऐसे गया, देखो फिर से बताता हूँ मैं आपको एक और बार, थीटा से इस पर गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो एलोकेशन है, फिर मैं नीचे आ गया, यहाँ पर है ही नहीं है, तो मैं ऐसे थोड़ी नहीं कर सकता, यहाँ से ऐसे थोड़ी नहीं कि मैं ऐसे ले आऊँ। और मैंने बताया है जो लूप जो बनता है हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में बनता है, तो ऐसे थोड़ी नहीं आ सकता, हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में ही तो जाऊँगा मैं। तो ऐसे, तो इस पर गया मैं, तो इससे मैं सीधे यहाँ पर चला गया, ठीक है, बिल्कुल। अब फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पर ये एलोकेट है पहले से ही, है ना, तो यहाँ पर जाऊँगा और फिर इससे इसके बाद में बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉर्म में यहाँ पर चले जाऊँगा। अब देखो यहाँ कोई नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ से फिर मैं यहाँ भी तो नहीं जा सकता, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। घूम फिर के उसी पोजीशन पर ही हमें आना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऊपर चले गए, अब देखो नीचे आओ, यहाँ पर आए, ठीक है, तो ये एलोकेट है, इसमें एलोकेशन नहीं है कोई भी, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसकी पोजीशन पर गए और फिर वापस उसी ही पोजीशन पर हम लौट गए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमने थीटा साइन करा है D2 को, और ये प्लस का रहता है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम प्लस आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो दूसरी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, माइनस। तो ये थीटा प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस थीटा, तो ये प्लस थीटा, ठीक है। तो 10 में हम प्लस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 8 में हम माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा हमने एलोकेट कर दिया है, यहाँ पर 2 माइनस थीटा, और यहाँ पर 10 प्लस थीटा, और यहाँ पर 8 माइनस थीटा। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर बार अगेन नेगेटिव। अब इन दोनों में से देखेंगे इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा, है ना। मिनिमम वैल्यू लेंगे, 2 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा है। अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यानी 2 माइनस थीटा को मैं 0 के इक्वल रखूँगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही 8 माइनस थीटा है, ठीक है, 8 माइनस थीटा को भी 0 के इक्वल रखूँगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से जो वैल्यू सबसे मिनिमम है, कौन सी लेंगे हम, मिनिमम वैल्यू लेंगे इन दोनों में से, ठीक है ना, मिनिमम। और इन दोनों में से वैल्यू मिनिमम कौन सी है, 2 है, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेंगे यहाँ से 2। फिर से देखो इसमें से हम वही वैल्यू लेते हैं जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, पॉजिटिव, इन दोनों को मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू लेते हैं जो नेगेटिव है, यानी 2 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा। फिर इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों में से देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है। यहाँ पे 2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 2, तो 30, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं थीटा की पोजीशन पर क्या लिख दूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा, ठीक है। बिल्कुल आपको सेम ही ये नोट कर दिया मैंने, थीटा की पोजीशन पर 2, यहाँ पे 47 और 60
2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो 48 और 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 20, 10 प्लस 2 12, ठीक है। एक और बता दूं, जो डी आई जे की जो वैल्यू नेगेटिव आई है -18, ठीक है, -18 आई थी डी आई जी की वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो डी आई जी की, इसका मतलब है डी आई जी की जो वैल्यू है 0 से छोटी है, यानी -18 है। तो हम कह सकते हैं जो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। और ऐसे हम तब तक वैल्यू सॉल्व करते हैं जब तक कि ये पॉजिटिव नहीं आ जाए, है ना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं आ जाए, ठीक है। अगर ये -18 यहाँ भी प्लस की होती 18, तो जो हमारी कॉस्ट जो स्टार्टिंग में आई थी वही होती, ठीक है। अब देखो इसमें हम फिर से हमें वैसे सॉल्व करना है ऑक्यूपाइड सेल के लिए, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ऑक्यूपाइड सेल के लिए। नंबर फर्स्ट में क्या निकालेंगे हम ऑक्यूपाइड सेल के लिए, 4 ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल, अब इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेट देखेंगे कौन सी है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो सम ज़्यादातर समय 2 हैं, तो हम रो को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अगर कॉलम और अगर रो की सेम होती है तो रो को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। इसमें भी 2, इसमें भी 2 हैं, तो हम फर्स्ट वाले को लेंगे, यानी U1 को क्या ले लेंगे हम 0। तो यहाँ पे U2 और यहाँ U3, तो यहाँ V1 V2 V3 V4, ठीक है। ये मैंने आपको निकालना बताया है, इसे मैं, ठीक है। 4 ऑक्यूपाइड सेल के लिए ये सारी वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल दी है, आप जानते हो निकालना कैसे निकालते हैं। और नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए ये निकाल दिए हैं, ठीक है। ये जो सारी वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई हैं, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हमें लिखना है डी आई जे की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। सारी वैल्यू डी आई जे की वैल्यू जो आई है पॉजिटिव आई है। लास्ट मैट्रिक्स को नोट करना है, जो यहाँ पे जिसे हमने सॉल्व करा था, ये वाली जो मैट्रिक्स थी, तो ये मैंने लास्ट वाली मैट्रिक्स नोट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल मिनिमम कॉस्ट 5 × 19, आप जानते हो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं 743। तो डी आई जे की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन क्या है हमारा ऑप्टिमल है। ये वाली मैट्रिक्स नोट करी थी, ठीक है, ये वाली, इसी से हमने टोटल कॉस्ट निकाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट क्या करेंगे आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।